कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को पाठ 4 भूगोल का पाठ 4 खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इस पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं, फिर इसके बाद पाठ के अंदर प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहले है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये सभी को पता है। भूगोल की दृष्टि से जो वस्तुएं प्राकृतिक रूप से जमीन के अंदर से खनन द्वारा प्राप्त की जाती हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। ये पहली परिभाषा है खनिज की बच्चों। तो सर्वप्रथम 1952 में खदान कानून बना, जिसका मुख्य उद्देश्य खदान मजदूरों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य और अन्य हितों की रक्षा करना था। ई नीलामी का अर्थ है कंप्यूटर के माध्यम से नीलामी की व्यवस्था करना, यानी ऑनलाइन नीलामी करना। देश में लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च कोटि का लौह अयस्क भंडार दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, बैलाडीला को माना जाता है। क्रोमाइट अयस्क के उपयोग से उच्च ताप सहने वाला इस्पात बनता है। बल्ब तथा ट्यूबों में फिलामेंट में भी टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में होता है। डिगबोई भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम कुआं और तेल शोधक संयंत्र है। भारत में पेट्रोलियम का अनुमानित भंडार 17 अरब टन है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। कंप्यूटर, मोबाइल, एटीएम के माध्यम से सामान खरीदना व बेचना ई कॉमर्स है। देश का सबसे बड़ी मोटर गाड़ियों बनाने का कारखाना हिंद मोटर्स उत्तरपाड़ा में स्थित है। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना रूस के तकनीकी सहयोग से की गई। बाल्को की आधारशिला 27 नवंबर 1965 को रखी गई थी, जिसमें उत्पादन 7 मई 1975 से आरंभ हुआ। प्रश्न है हमारा, क्या भूजल खनिज है? नहीं, भूजल खनिज नहीं है, क्योंकि इसमें किसी विशेष प्रकार का पत्थर, खनिज और धातु नहीं पाई जाती है। नंबर 2 है, क्या नदी तट की रेत खनिज है? तो नदी तट की रेत खेत यानी नदी तट की खेत खनिज नहीं है, क्योंकि इसमें खनिजों के विशिष्ट अंश नहीं पाए जाते हैं। क्या किसी जगह जमीन में गड़ा मिला आभूषण का जखीरा खनिज है? किसी जगह में गड़ा हुआ आभूषण का जखीरा खनिज नहीं है, क्योंकि उसमें विशेष प्रकार का पत्थर, खनिज, धातु आदि नहीं है, वह विशेष धातु से निर्मित है। अगर धरती पर, प्रश्न है, अगर धरती पर तांबा खनिज समाप्त हो जाए तो इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका समाधान आप कैसे करेंगे? तो उत्तर है, तांबे का सर्वाधिक उपयोग विद्युत परिसरण में किया जाता है। यदि तांबा समाप्त हो जाएगा तो विद्युत परिसरण के अन्य धातु जैसे एल्युमिनियम या टंगस्टन का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रश्न है, अगर धरती पर कोयला खनिज समाप्त हो जाए तो इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस समस्या का समाधान आप किस प्रकार करेंगे? तो उत्तर है ये, धरती पर कोयला शक्ति के साधनों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कोयला वैसे भी समाप्ति के कागार पर है। कोयला समाप्त होने पर उद्योग, यातायात आदि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जन सामान्य दैनिक उपयोग के लिए कोयले के स्थान पर तरल गैस का उपयोग कर रहा है। रेल भी कोयले के स्थान पर अब डीजल व बिजली से चल रही है। क्या निजी कंपनियों को उत्खनन करने देना उचित है? उससे समाज को क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है? तो उत्तर है ये, निजी कंपनियों को उत्खनन करने देना उचित नहीं है, क्योंकि उन पर सरकारी अंकुश न होने के कारण भूमि का दुरुपयोग कर छोड़ दिया जाता है। इससे सरकार व समाज दोनों की हानि होती है। खदानें खुली छोड़ने से कृषि, जन समुदाय, वन, यातायात सभी प्रभावित होते हैं। प्रश्न है, क्या विदेशी कंपनियों को अपने राज्य में उत्खनन करने और खनिज को निर्यात करने दिया जाए? इससे समाज को क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है? तो ये उत्तर है, सरकार थोड़े से आर्थिक प्रलोभन के कारण विदेशी कंपनियों को उत्खनन का ठेका दे रही है। यह राष्ट्र हित में नहीं है और समाज के लिए हानिकारक है। जब वे कंपनियां खनिज निर्यात करती हैं तो हमारी प्रकृति संपदा के भंडार खत्म हो जाते हैं। खुली खदानों में पर्यावरण को कम नुकसान हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो उत्तर है ये,
खदानें खोदने के बाद उसे पाट दिया जाए, उस स्थान पर पेड़ पौधे लगाए जाएं, कुछ वर्षों में वह भूमि हरी भरी होकर पर्यावरण को बचा सकती है। प्रश्न है, खनन क्षेत्र में कमियां खनन करके मुनाफा कमा कर चली जाती हैं, कंपनियां खनन करके मुनाफा करके चली जाती हैं। इसका वहां सदियों से रहने वाले जनजातीय समुदायों पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा? इस समस्या का निदान किस तरह से किया जा सकता है? तो ये उत्तर है, कंपनियां उत्खनन करके चली जाती हैं, उसके दूरगामी प्रभाव इस प्रकार: नंबर 1 पर्यावरण नष्ट होना, नंबर 2 वनस्पति की कमी, नंबर 3 खेतिहर भूमि की कमी, नंबर 4 यातायात की समस्या। निदान क्या है? स्थानीय लोगों के लिए कोई रोजगार खुल कर जाए, खनिज प्राप्त से खदानों पर कृषि भूमि का विस्तार करके जाएं, फलदार या छायादार वृक्ष लगाए जाएं, स्थानीय लोगों के या उस जलवायु के अनुसार बागानी कृषि निर्मित करें। प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि गन्ने से गुड़ बनाने का काम गन्ने के खेतों के पास करने में क्या फायदा हो सकता है? तो उत्तर है ये, गन्ने के खेत के पास गुड़ बनाने से अनेक लाभ है। नंबर 1 गन्ना सूख नहीं पाता, रस अधिक मिलता है। नंबर 2 गन्ने के यातायात पर खर्च बच जाता है। नंबर 3 खेती के मजदूर ही गुड़ बनाने का काम करें तो स्थानीय मजदूरों को नियमित मजदूरी मिलने लगती है। नंबर 4 गुड़ की कीमत भी कम हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में किसान गन्ने कहां पर और किसे बेचते हैं और वे इसका क्या करते हैं? तो उत्तर है, छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर प्राप्त गन्ने के लिए कवर्धा में शक्कर का कारखाना खोला है। वहीं छत्तीसगढ़ के किसानों के गन्ने की खपत हो जाती है, उसी गन्ने की कीमत को वे अपने अन्य कृषि कार्यों में खर्च करते हैं। अगला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में मजदूरों की कुशलता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया जाता है? तो ये उत्तर है, मजदूरों की कुशलता बढ़ाने के लिए उन्हें अन्य कुशल मजदूरों के अधीन रखकर प्रशिक्षित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगर बैंक नहीं होते तो पूंजी किस तरह से उपलब्ध हो पाती? उत्तर है, यदि बैंक नहीं होते तो उद्योग को पर्याप्त पूंजी प्राप्त नहीं हो पाती। अनेक उद्योग धन के अभाव में विकसित नहीं हो पाते या बड़े उद्योग नहीं खुल पाते। प्रश्न है, विदेशी पूंजी की क्या आवश्यकता है, उससे क्या लाभ और हानि हो सकती है? उत्तर है, ये बड़े उद्योग के लिए विदेशी पूंजी आवश्यक है, इससे उद्योगों का विकास होता है, यह लाभ है। किंतु हानि यह है कि विदेशी पूंजी निवेश करने वाली कंपनियां कम रोजगार के मजदूर खोजकर श्रम लागत बचा लेती है। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार के बारे में अपने विचार बताइए। तो उत्तर है, जो भी कंपनी अपना हिस्सा किसी उद्योग में लगाती है वही शेयर है। बाजार के घटते बढ़ते कीमत पर शेयर की कीमत भी कम ज्यादा होती रहती है। यही शेयर व्यक्ति की निजी संपत्ति के रूप में खरीदता या रखता या बेचता है। प्रश्न है 16, आप पता करके कि देश की कौन कौन सी कंपनियों ने दूसरे देश के साथ मिलकर उत्पादन शुरू किया है? उत्तर है, भारत में सोवियत रूस की सहायता से भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग सन 1956 में प्रारंभ किया गया। उसी प्रकार अभी भारत की हीरो कंपनी ने जापान की कंपनी होंडा के साथ मिलकर के हीरो होंडा मोटरसाइकिल का उत्पादन शुरू किया है। प्रश्न है, मुंबई पुणे प्रदेश और हुगली प्रदेशों की तुलना करके बताइए कि इसमें क्या समानताएं व अंतर हैं? तो उत्तर है, मुंबई पुणे और हुगली प्रदेशों की तुलना इस प्रकार है। समानताएं, नंबर 1 दोनों घने बसे औद्योगिक क्षेत्र हैं। नंबर 2 देश के उद्योग के घरानों की इस क्षेत्र में पूंजी लगी है। नंबर 3 उद्योगों के प्रत्येक स्वरूप कुटीर, लघु, मध्यम, बड़े सभी प्रकार यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये अंतर दिया हुआ है। ये पहला क्या है, ये मुंबई पुणे प्रदेश है और दूसरा क्या है, हुगली प्रदेश है। चलिए दोनों के बारे में देखते हैं। नंबर 1 पे चलते हैं। मुंबई पुणे प्रदेश पश्चिमी तट पर है और हुगली प्रदेश पूर्वी तट पर है। नंबर 2 इसका विकास सन 1774 ईस्वी में हुआ, इसका विकास 1662 ईस्वी में हुआ। नंबर 3 है वस्त्र, ऊर्जा, रसायन, इंजीनियरिंग, सामान, सिनेमा सभी उद्योग विकसित हैं। यहाँ पर कपड़ा, जूट, इलेक्ट्रॉनिक, रेलवे, इंजीनियरिंग उद्योग सभी इस क्षेत्र में विकसित हैं। नंबर 4 है इस क्षेत्र में रेल का पहले विकास हुआ, इस क्षेत्र में रेल का विकास बाद में हुआ है। तो ये बच्चों अंतर है, इसको आप लोग कर लेंगे, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए खाली स्थानों पे चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला है भारत के पूर्वीय तटीय प्रदेश में, तो ये हुगली है पहले तो।
और क्या है, विशाखापट्टनम, गुंटूर जिसे बोलते हैं। विशाखापट्टनम तटीय प्रदेश में गुंटूर है बच्चों, ये ध्यान रखना, गुंटूर। ये गुंटूर आप ऊपर ही आएगा, विशाखापट्टनम गुंटूर। इसके बाद यहां पर जो है तटीय प्रदेश में क्या आएगा, यहां पर मुंबई पुणे, ये है मुंबई पुणे। और औद्योगिक प्रदेश हैं तो यहां क्या आएगा, गुजरात, औद्योगिक प्रदेश है। नंबर 2 आता है छत्तीसगढ़ में स्लरी पाइपलाइन, कहां पर ये बताना पड़ेगा, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा खदानों में लौह अयस्क को विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम पहुंचाया जाता है बच्चों। विशाखापट्टनम पहुंचाने के लिए बना है। चलिए नंबर 3 देखते हैं। मोटर गाड़ी उद्योग भारत के गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, दिल्ली मेरठ औद्योगिक। नंबर 4 आते हैं प्रदेशों में स्थित है। आगे आते हैं धरती पर कोयला के साधनों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो शक्ति के रूप में लाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ये शक्ति कपूर नहीं है, शक्ति है, पावर से मतलब है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कौन कौन से खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो उत्तर है परमाणु खनिज, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क, कोयला आदि खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज क्या है, तो उत्तर है ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज लौह अयस्क है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात पहला खनिज संबंधी कानून किस उद्देश्य से बना, तो उत्तर है स्वतंत्रता के पश्चात पहला खनिज संबंधी कानून 1957 में बना, जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के खनिजों का खनन सरकार के अधीन होगा। प्रश्न है अगला कब विदेशी कंपनियों को उत्खनन के लिए अनुमति मिली, तो उत्तर है ये 1993 से विदेशी कंपनियों को उत्खनन के लिए अनुमति मिली। अगला प्रश्न है दो धात्विक खनिजों के नाम लिखिए, तो नंबर है ये दो धात्विक खनिज कौन कौन से, एक लौह अयस्क है और दूसरा तांबा है। प्रश्न है किस तरह के उद्योग कच्चा माल के स्रोत के पास लगाए जाते हैं और किस तरह के उद्योग बाजार के पास लगाए जाते हैं, तो उत्तर है ये जिन उत्पाद क्षेत्रों से दूर उद्योग लगाए जाने पर यातायात का खर्च उत्पादन के मूल्य को बढ़ा देता है, ऐसे कच्चे माल के स्रोत के पास लगाए जाते हैं। जैसे कोरबा में एल्युमिनियम कारखाना, भिलाई में लौह इस्पात कारखाना। जिस कच्चे माल का भार कम होता है, जिसके परिवहन में खर्च कम होता है, ऐसे कच्चे माल के उद्योगों को बाजार के पास लगाया जाता है। जैसे कपास कच्चा माल उद्योग मुंबई, अहमदाबाद आदि में। उद्योग प्रश्न है उद्योग स्थापित करने में बैंक की क्या भूमिका है, तो उत्तर है ये उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कई संस्थाओं का स्थापित होना आवश्यक है, जैसे शेयर बाजार, बैंक और बीमा कंपनी। इसके होने से किसी भी उद्योगपति को कारखाना लगाने के लिए जरूरी पूंजी उपलब्ध होती है। लोग अपना धन खाली और अनुपयोगी न रखें, उसे लाभ कमाने के लिए निवेश करें। इसके लिए बैंक जैसी संस्थाएं जरूरी हैं।
पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिकरण के लिए सरकार को ही क्यों पूंजी लगानी पड़ती है? तो ये प्रश्न है, उत्तर देखते हैं। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग के लिए कुशल श्रमिक, परिवहन के साधन, मशीन के पुर्जे, व्यापार का प्रबंध आदि उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए निजी क्षेत्र के उद्योगपति पूंजी लगाना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कच्चे माल का उपयोग करने तथा उस क्षेत्र का विकास करने के लिए सरकार को ही पूंजी लगानी पड़ती है। चलिए प्रश्न है, पन बिजली और ताप बिजली में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं, पन बिजली और ताप बिजली में अंतर देखते हैं। तो ये पन बिजली है और ये ताप बिजली है। पन बिजली से मतलब पानी से जो बनती है, ताप बिजली मतलब जो कोयले से बिजली बनाई जाती है। चलो देखते हैं, नंबर 1 है पहले पन बिजली वाले में, जल विद्युत ऊर्जा जल से बनाई जाती है और ये ताप विद्युत ऊर्जा केवल कोयले से बनाई जाती है। नंबर 2 है, यह ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत है और यह ऊर्जा का अनवीनीकृत स्रोत है, मतलब इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, जल तो फिर दोबारा मिलता रहेगा। नंबर 3 है, इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, लेकिन ताप वाले से पर्यावरण प्रदूषण बहुत अधिक होता है, धुआं बहुत निकलता है जो व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त होता है। नंबर 4 है, पन बिजली के लिए बने बड़े बांधों से बहुमूल्य वन और खेतिहर जमीन डूब जाते हैं। ताप बिजली के लिए वन बड़े खदानों के कारण बहुमूल्य वन नष्ट हो जाते हैं। चलिए प्रश्न है, उत्खनन से किस प्रकार के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उसके क्या निदान है? अथवा है, उत्खनन से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत ज्यादा तैयार कर लेंगे बच्चों, बहुत पूछा जाता है। तो पहले तो लेते हैं दुष्प्रभाव। तो निम्नलिखित है। नंबर 1, उत्खनन से उस क्षेत्र का पर्यावरण असंतुलित होता है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। नंबर 2, वहां की उपजाऊ भूमि का क्षरण होता है। नंबर 3, कृषि योग्य भूमि बंजर हो जाती है। निदान क्या है? निम्नलिखित निदान है। नंबर 1, खनन के पश्चात पुनः वनीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वहां वृक्षारोपण कराना। नंबर 2, उस क्षेत्र के जैव ईंधन को बनाए रखते हुए छोटे छोटे क्षेत्र में वन लगाया जाना। और नंबर 3 है, खदानी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को गीली घास से के सुरक्षात्मक कवच से बचाना। अगला प्रश्न है, उत्खनन से स्थानीय समुदायों को कम से कम हानि हो और उनको इसका लाभ भी मिले, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो उत्तर है ये, उत्खनन से स्थानीय समुदायों को कम से कम हानि हो और उनको इसका लाभ भी मिले, इसके लिए स्थानीय समुदाय की सहमति से ही खनन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों की जरूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा का संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रश्न है यह, उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो, केवल कुछ निजी कंपनियों को नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो उत्तर है, उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो, केवल निजी कंपनियों को नहीं, इसके लिए खनन जिले में एक कोष की स्थापना हो जिसमें शुल्क के समान या उससे कुछ कम राशि कंपनियां जमा करें और इस राशि से प्रत्येक परिवार को राहत राशि उपलब्ध कराई जाए और रोजगारोन्मुख कार्यक्रम चलाया जाए, यानी रोजगार से युक्त कार्यक्रम चलाया जाए। प्रश्न है, उत्खनन के लिए जरूरी तकनीकी और पूंजी उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जा सकता है? इसमें राष्ट्रीय हितों को क्या खतरा हो सकता है? तो उत्तर है, उत्खनन के लिए जरूरी तकनीकी और पूंजी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की जा सकती है, या तो सरकार की निगरानी में निजी कंपनियों को खनन की अनुमति दी जा सकती है। ऐसा नहीं करने से पर्यावरण एवं मजदूरों के हितों को खतरा हो सकता है। प्रश्न है, विदेशी कंपनियों को खनन उद्योग में प्रवेश करने देने से क्या लाभ और हानि हो सकती है? तो उत्तर है बच्चों, विदेशी कंपनियों को खनन उद्योग में प्रवेश करने से हम बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है हमें, यानी बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी और न ही इस काम के लिए तकनीकी विशेषज्ञ की जो हमारे पास नहीं है। विदेशी कंपनियों को नहीं देने से देश खनिज उत्पादन में पिछड़ा रहा है और खनिज की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग का लाभ नहीं उठा पाना देश के लिए हानि हो सकती है। तो प्रश्न है अगला, भारत में जिन जिलों में खनिज संपदा सर्वाधिक है वही हमारे देश के सबसे गरीब लोग रहते हैं और वे सबसे कम विकसित क्षेत्र हैं।
आपके विचार में ऐसा क्यों है? तो उत्तर है बच्चों ये, भारत के जिन जिलों में खनिज संपदा अधिक है वहां उसकी तुलना में उद्योगों का विकास कम हुआ है। केवल खदानों के काम करने वालों को ही वहां रोजगार मिलता है। अन्य लोगों के लिए व्यवसाय रोजगार व्यवस्था न होने के कारण ये भाग विकसित नहीं होते, इसलिए यहाँ गरीब अधिक हैं। प्रश्न है, पिछले 50 वर्षों में उद्योग विकसित देशों में विकासशील देशों में क्यों पलायन कर रहे हैं? उदाहरण से उत्तर दें। तो उत्तर है ये, विकासशील देशों में उद्योग विकास देश के से पलायन करने के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, विकास की संभावनाओं की अधिकता। नंबर 2, विकासशील देशों में आरंभ से ही लाभ प्राप्त होता है। नंबर 3, विकासशील देश होने के कारण स्थापना व्यय भी कम होता है, मतलब सरकारी भूमि व सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। नंबर 5 है, आज उत्तरी अमेरिका व यूरोप की कंपनियां एशिया व अफ्रीका में उद्योग लगाने में रुचि ले रही हैं। प्रश्न है अगला, औद्योगिक प्रदेश आखिर क्यों होते हैं? एक बार एक जगह में उद्योग विकसित होने के बाद वहां से उद्योग क्यों हट जाते हैं? तो उत्तर है ये, एक सीमा के बाद जब भूमि, परिवहन, मजदूर, बिजली, पानी आदि महंगे होने लगते हैं तो मजदूरों की हड़ताल आदि की भी समस्याएं होने लगती हैं, तो उद्योगों का स्थानांतरण होने लगता है। कई बार सरकार भी किसी खास नगर में उद्योग लगाने से मना कर देती है, जिससे वहां उद्योग नहीं लग पाते हैं। मजदूरी और बाजार निर्माण में क्या संबंध है? तो ये इसका उत्तर है बच्चों, किसी वस्तु के उत्पादन के बाद उसकी बाजार में खपत होती है, अतः सभी वस्तुओं को बाजार तक ले जाना होता है। बाजार से तात्पर्य केवल परिवहन खर्च कम करने से ही नहीं, बल्कि बाजार में नए नए उत्पादों की खपत के साथ साथ लोगों का उत्पादों के प्रति रुझान बनाए रखने के लिए वस्तुओं का आकर्षक होना एवं गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो गई है। जिन देशों में लोगों के पास उचित आजीविका के साधन है और पर्याप्त आय है, वहां बाजार में अधिक खपत होती है, लेकिन यह उद्योगों में लोगों को मिलने वाले वेतन या मजदूरी पर निर्भर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्योगों के विकास के लिए सबको उचित मजदूरी मिले। प्रश्न है, ई नीलामी का अर्थ बतलाइए। तो कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन से नीलामी की व्यवस्था करना ई नीलामी कहलाता है। ई कॉमर्स किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर, मोबाइल, एटीएम के माध्यम से सामान खरीदना व बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला समाप्य संसाधन है, मतलब समाप्त हो जाएगा एक समय के बाद। क्या कारण है कि क्रोमियम के साथ इस्पात में निकेल मिलाया जाता है? तो क्रोमियम के साथ निकेल मिलाए जाने पर इस्पात में भाप, जल, आर्द्र वायु तथा अम्ल द्वारा होने वाले क्षरण को सहने की क्षमता आ जाती है। क्या कारण है बल्ब तथा ट्यूबों के फिलामेंट टंगस्टन का उपयोग किया जाता है? इसमें टंगस्टन क्यों लगाया जाता है वो पूछा है। तो उत्तर है ये, बल्ब तथा ट्यूबलाइट के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत प्रवाह को सहने की क्षमता अधिक होती है तथा विद्युत को प्रकाश में बदलने की क्षमता भी अधिक होती है। रेल के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो उत्तर है ये, रेल के महत्वपूर्ण कार्य, नंबर 1 लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना और नंबर 2 माल की ढुलाई करना। अगला प्रश्न है, उदारीकरण का अर्थ बताइए। तो उत्तर है ये, उदारीकरण का अर्थ नियमों व प्रक्रियाओं को आसान बनाकर लाइसेंस, परमिट, राज का काम करना, जिससे विदेशी कंपनियां अपनी प्रौद्योगिकी व तकनीकी के साथ भारत में कारखाने लगा सकें। अगला है, निजीकरण किसे कहते हैं? तो उत्तर है ये, सरकार द्वारा सार्वजनिक उपकरणों को निजी हाथों में बेचा जाना उन उपकरणों का निजीकरण कहलाता है। विगत सालों में सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम को घटते लाभ को देखते हुए इनके प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने घाटे में चल रहे बीमार उपक्रमों को बंद करने की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं अथवा भारत के 2 औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। तो ये उत्तर है बच्चों, जब कई प्रकार के उद्योगों का विकास स्थानीय रूप से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखकर किसी खास क्षेत्र में तेजी से किया जाता है, वैसे क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है, जैसे मुंबई, पुणे प्रदेश, हुगली प्रदेश आदि। निम्नलिखित शब्दों का पूरा नाम लिखिए। तो सबसे पहले है बाल्को। बाल्को का पूरा नाम क्या है? भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड।
दूसरा है HAL। HAL का क्या होता है? हिंदुस्तान एयरलाइंस लिमिटेड। तीसरा है HMT। HMT का अर्थ है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। और अगला है 4 HTL। HTL का मतलब है हिंदुस्तान टेलीफोन लिमिटेड। प्रश्न 11 है उचित संबंध जोड़िए। तो नंबर 1 है रायपुर। रायपुर का इधर से देखना है कौन सा संबंध जुड़ता है। तो ये है रेल वैगन सुधारने का कारखाना, रायपुर जिले में है। तो रायपुर जिले में क्या चीज है हमारा? रेल वैगन सुधारने का कारखाना, यानी ये पहले नंबर को जाता है। इसके बाद आता है दुर्ग जिला में क्या है? भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना है, यानी ये नंबर 2 को जाता है। और कोरबा जिले में क्या चीज है? कोरबा जिले में भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना है, ये नंबर 3 को जाता है। और इसके बाद रायगढ़ जिला में क्या है? जिंदल ग्रुप का स्पंज कारखाना है, इसलिए ये नंबर 4 को जाता है। भारत में कोयला उत्पादन का विवरण दीजिए। तो उत्तर है ये भारत में पूर्वी क्षेत्र में कोयला अधिक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक प्रदेश हैं। इन्हीं भागों का कोयला यातायात, उद्योग व बिजली उत्पादन के काम आ रहा है, मतलब यही भाग काम में आते हैं। अगला है खनिज की परिभाषा लिखिए। ये पहले भी खनिज की परिभाषा दे दी थी मैंने। भूगर्भ से खोदकर निकाले गए पदार्थों को खनिज कहते हैं। वैज्ञानिक अर्थ में ऐसे अजैविक पदार्थों से है जिनका एक विशिष्ट रासायनिक संकलन होता है तथा इनके कणों के मिश्रण से सेल का निर्माण होता है, उदाहरण कोयला है ये। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे आपको जो है लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।